मेरा नाम दीपक नंदा है। मैं आईआईटी खड़गपुर का इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हूँ। अ, मैं उड़ीसा भुवनेश्वर से बिलोंग करता हूँ। मेरा जेईई एडवांस का रैंक 848 था और आज मैं ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ग्रेविटेशन हमारा चैप्टर 7 है क्लास 11 का, जो कि जेईई मेन और जेईई एडवांस में बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस आता है पोटेंशियल के क्वेश्चंस में, और फोर्स के क्वेश्चन में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ग्रेविटेशन हमारा एक फोर्स को बोलते हैं जो कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में हम देखते हैं। ये एक एट्रैक्शन फोर्स हमेशा होता है, जो कि इन दोनों के मास के ऊपर डिपेंड करता है और इनके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के साथ ये घटता है। तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को ऐसे लिखते हैं, F = G m1 m2 बाय, अगर ये डिस्टेंस r है, अगर r नहीं तो d मान लेते हैं, तो ये d²। तो ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में। पहले आता है हमारा केपलर लॉज। केपलर के 3 लॉज हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया और लॉ ऑफ पीरियड। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलता है कि हमारा कोई भी प्लैनेट अगर एक सन के चारों तरफ घूमता है, या इसको हम प्लैनेट और सन के जगह पे कोई भी बॉडी अगर घूमता है एक बड़ा सा बॉडी के चारों तरफ, तो उसमें भी ये अप्लीकेबल होगा। जैसे हम प्लैनेट्स और मून के बीच में भी ऐसा देखते हैं। तो इसमें बोलता है कि जो घूम रहा है बॉडी, वो एक एलिप्स के फॉर्म में घूमता है, जिसका दो फोकस होता है, F1 F2। यहाँ पे हम देख सकते हैं S1 S डैश इसको दिया गया है। तो एक फोकस में हमारा बड़ा ऑब्जेक्ट रहता है। तो उसके बाद सेकेंड लॉ पे चलेंगे तो लॉ ऑफ एरिया है। तो इस लॉ के हिसाब से हमारा यह स्मॉलर बॉडी जब भी रोटेशन करता है, तो उसके द्वारा जो एरिया कवर किया जाता है, जैसे कि टाइम t1 में इतना एरिया कवर किया गया और टाइम t2 में मान लेते हैं इस तरफ इतना एरिया कवर किया गया, तो ये एरिया और ये एरिया सेम होगा। यह अगर ये टाइम सेम हुआ, अगर t1 = t2, देन a1 = a2। तो ये है हमारा लॉ ऑफ एरिया। एरिया कवर्ड इन सेम टाइम इज सेम, हमेशा ये होगा। तो फिर चलते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स में। तो लॉ ऑफ पीरियड्स बोलता है कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स। तो अगर ये एलिप्स है, का दो फोकल पॉइंट होगा, मान लेते हैं S1 S S डैश। तो हमारा सेमी मेजर एक्सिस होगा ये डिस्टेंस, ये ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है। तो सेमी मेजर एक्सिस को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि t², टी है टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, इज प्रोपोर्शनल टू a³, जहाँ ए है सेमी मेजर एक्सिस। तो ये है हमारा लॉ ऑफ पीरियड। और उसके बाद इन सब से हमारे सर न्यूटन ने डराइव किया था हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो है F = G m1 m2/r²। ये लॉ डिफाइन करता है हमारा सारा मोशन जो कि ग्रेविटेशन के अंडर होता है, वो हम इस लॉ से निकालते हैं। तो फिर हम चलते हैं इस लॉ के जो सामने जो कांस्टेंट है जी, उसको तो कैसे निकालना है। तो इसके लिए हमको कुछ नहीं,
इसी लॉ से निकाल सकते हैं फोर्स इंटू आर स्क्वायर बाय m1 m2। तो ये हमें जी का वैल्यू दे रहा है। तो इसको हम कैंडिविस एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, जो कि हमारे हिंदी केवेंडिश ने निकाला था फर्स्ट टाइम। तो उसमें दो रॉड होता है जो कि अट्रैक्ट होता है ग्रेविटेशनली दो बड़े ऑब्जेक्ट के साथ। तो उसमें जितना डिफ्लेक्शन होता है उसका टॉर्क मेजर करके हम निकालते हैं। उसके बाद हम चलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर फोर्स है तो हम न्यूटन लॉ सेकंड लॉ से जानते हैं, ये आता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और मास बॉडी का सेम है तो हम लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अगर ये इसमें से एक ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ है, मान लेते हैं m2 हमारा अर्थ है, तो मास कैपिटल M जो कि अर्थ का मास है, और r हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ अर्थ। अगर हम सरफेस पे हैं, अगर ये अर्थ है, हम इसके सरफेस में है r डिस्टेंस में, और इसका मास है m। तो ये हो जाएगा, ये है हमारा बॉडी का मास जो है m1 इंटू a। तो इसमें m हम दोनों तरफ कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, जिसको हम जी स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका वैल्यू हो गया हमारा जी कैपिटल M बाय आर स्क्वायर। तो ये बॉडी के मास से इंडिपेंडेंट है और सिर्फ अर्थ के मास और अर्थ के रेडियस पे डिफाइन होता है। फिर हम इसमें और एक चीज भी देख सकते हैं, ये सिर्फ अर्थ के सरफेस में वैलिड है। तो क्योंकि ये डिस्टेंस हम कंसिडर सिर्फ आर का कर रहे हैं, तो ये अर्थ के सरफेस पे ही वैलिड है। आगे चलते हैं फिर acceleration due to gravity below and above the surface of earth। तो अगर हम acceleration of gravity at surface में r दे रहे हैं, जहाँ r है सरफेस का मास डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, तो हम ऊपर या नीचे कैसे करेंगे? जब हम अर्थ के बाहर जाते हैं तब हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम अर्थ को एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास m ट्रीट कर देंगे, और फिर हमारा बॉडी का मास स्मॉल m, और उनके बीच में जितना डिस्टेंस होगा मान लेते हैं r प्लस h, हाइट h तक गया। तो वैसे ट्रीट करके हम ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ लगा के निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये आ जाएगा हमारा g एट h इक्वल टू v कैपिटल M बाय r प्लस h स्क्वायर। तो ये होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। इसमें अगर हम आ, ये चीज लगाए, क्योंकि r हमारा बहुत ज्यादा बड़ा है, तो हम अगर छोटे डिस्टेंस ऊपर जाए, जैसे अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, हम अगर बोलेंगे कि हम 60 किलोमीटर ऊपर जा रहे हैं, तो ये कंपेरेबल नहीं है, ये बहुत ज्यादा छोटा है इससे। तो इस केस में हम लगा सकते हैं आर इज ग्रेटर ग्रेटर देन है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के इसको हम छोटा कर सकते हैं, और जैसे इसको लिख सकते हैं जी एम बाय आर स्क्वायर वन माइनस टू एच बाय आर। तो ये हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं जी, मतलब एक्सीलरेशन एट सरफेस। तो इसका एक्सप्रेशन ऐसा बन जाएगा
फिर अगर हम देखेंगे तो अगर अंदर देखना है, अर्थ के सरफेस के अंदर हमें ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन देखना है, तो इसमें हमें यहाँ का एक लेयर को कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अर्थ के सरफेस के अंदर अगर हम देखेंगे तो उसमें इसमें इसके अंदर जितना मिलेगा, जैसे हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे इसका, और जितना मास होगा इस सर्कल के अंदर उसका हम कंसिडर करेंगे। अब फोर्स मतलब हो जाएगा हमारा फोर्स इक्वल टू जी एम, कैपिटल एम की जगह यहाँ पे होगा एम बाय आर क्यूब इंटू डी क्यूब, अगर डी ये डिस्टेंस है। तो ये हो जाएगा हमारा मास वो सर्कल का बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर नहीं, यहाँ पे डी स्क्वायर होगा। तो फोर्स हो जाएगा हमारा जी कैपिटल एम डी बाय आर क्यूब। डी है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ, और अगर इसको हम डेप्थ की तरह लेंगे तो ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा एफ इक्वल टू जी एम आर माइनस डी बाय आर क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ इक्वेशन। इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल जी एक्सेलरेशन एट सरफेस बाय आर, आर माइनस डी। तो ये हो गया हमारा बिलो द सरफेस का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर हम चलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्योंकि ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसका एक पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करने से वर्क निकलेगा, और वर्क से हमारा पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वर्क, जब हम R1 से R2 तक कोई भी ऑब्जेक्ट को लेते हैं ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में अर्थ का, तो ये आएगा वर्क डन। तो ये वर्क डन जो है वो अगर इंफिनिटी तक लेंगे तो हमारा ये पोटेंशियल बन जाएगा। अगर इंफिनिटी को हम जीरो चूज करते हैं, मतलब उसका लेवल अगर हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो इंफिनिटी पे चूज करते हैं तो हमारा ये वर्क डन का एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में बदल जाएगा, जो कि है ये V इक्वल टू माइनस ई एम वन एम टू बाई आर। तो इसको हम यूज करके बहुत चीज कर सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हम काइनेटिक एनर्जी और अ, देख सकते हैं कि स्पीड किसका कितना होगा। अगर लेट से ये पास में दो ऑब्जेक्ट है ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में, इन दोनों को दूर दूर करने के लिए दोनों को कितना वेलोसिटी चाहिए। तो अ, वैसे ही अगर हम अर्थ के केस में कंसिडर करेंगे, अगर अर्थ यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर है और उसको हम स्पीड v देते हैं, तो इंफिनिटी को पहुंचाने के लिए ये स्पीड v कितना होगा, तो इसको हम एस्केप स्पीड बोलते हैं। अर्थ के केस में इसको कैलकुलेट करके हमें मिलता है कि ये होता है एस्केप स्पीड रूट ओवर ऑफ टू जी स्मॉल जी आर। आर है रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये है अर्थ के केस में एस्केप स्पीड। इसको कैलकुलेट करने के लिए इनिशियली हम सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी मानते हैं जी एम वन एम बाय आर, और फिर इंफिनिटी तक पहुंचाने के लिए हम एक काइनेटिक एनर्जी भी इनिशियली मानेंगे, हाफ एम वन वी स्क्वायर। और फाइनली पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो इसको हम यूज करके v का वैल्यू निकालेंगे जो है रूट ओवर ऑफ टू जी आर। आगे चलते हैं। सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट सेम ही है।
ऑर्बिट करने के लिए हमको जितना स्पीड चाहिए वो होता है, वो निकालने के लिए भी हम सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट यूज करके हम सैटेलाइट लॉन्च भी करते हैं, और हमारे नेचुरल सैटेलाइट भी वैसे ही काम करते हैं। फिर आगे चलेंगे तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट में अगर हम देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी एक सैटेलाइट का होता है माइनस ऑफ हाफ टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी इसलिए होगा हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे नेगेटिव है तो टोटल एनर्जी भी नेगेटिव ही होगा। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन है। तो टोटल एनर्जी हमारे माइनस काइनेटिक एनर्जी के टाइम्स होगा। एक सर्कुलर ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो ये वैलिड होगा। तो अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। हमारा एक्सरसाइज यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 7.1 से। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग। यू कैन शील्ड अ चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल फोर्सेस बाय पुटिंग इट इनसाइड अ hollow conductor. Can you shield a body from gravitational influence of nearby objects by shielding it uh, by putting it inside a hollow sphere or by some other means? तो इसका आंसर तो नो होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स तो इंडिपेंडेंट होता है कोई भी मीडियम के हिसाब से, तो ये डिपेंड नहीं करता कि आप बीच में क्या रखते हैं क्या नहीं रखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लगेगा। और इलेक्ट्रिकल फोर्स में ये इसलिए हो सकता है क्योंकि वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। कोई मेटल बॉडी के अंदर आप अगर कोई चार्ज को रखते हैं तो वो चार्ज को ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव करके उसका इफेक्ट को कैंसिल कर सकता है। तो इसलिए वो शील्डिंग इफेक्ट दिखाता है। यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है ग्रेविटेशन में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। Second, an astronaut inside a small spaceship orbiting around Earth cannot detect gravity. If the space station orbiting around the Earth has a large size, can he hope to detect gravity? तो कोई भी अगर फॉलिंग बॉडी हो तो उसके ऊपर हम फ्री फॉल हमेशा कर रहे होते हैं। तो अर्थ का तो ग्रेविटी वो कभी भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो फ्री फॉल में है। सिर्फ वो क्रैश नहीं हो सकते क्योंकि अगर अर्थ का बॉडी ऐसा है तो वो नीचे ऐसे गिर रहा है एक स्पीड के साथ, वो इस तरफ जा रहा है और इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है। पर ये एक्सेलरेशन उसको कर्व कराता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराता है, इसलिए वो लगता है कि कभी गिर नहीं रहा। पर एक्चुअली ये फ्री फॉल मोशन में है तो अर्थ का ग्रेविटी तो कभी भी डिटेक्ट नहीं हो सकता। हाँ, अगर स्पेसशिप खुद बड़ा हो जाए तो उसका खुद का ग्रेविटी वो एडजस्ट कर सकता है, तो वो डिटेक्ट कर सकता है खुद का ग्रेविटी को। तो हो सकता है अगर स्पेसशिप का साइज बड़ा हो तो वो उसका ग्रेविटी मेजरेबल हो जाए तो वो डिटेक्ट कर सकता है। Third part, if you compare the gravitational force on the Earth due to Sun and to that due to Moon, you would find that the Sun's pull is greater than the Moon's pull. Uh, However, the tidal effect of the Moon's pull is greater than the tidal effect of the Sun. Why? तो टाइडल इफेक्ट हमारा रिलेटिव साइज से डिपेंड करता है। अगर हम अर्थ के पार्टिकल्स को देखें तो उनके लिए टाइडल इफेक्ट इसलिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स से डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाते क्योंकि हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं। जैसे अर्थ को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिए, मून को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिए, तो इसलिए
हमारा होता है, क्योंकि ये सब पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, इनका खुद का डिस्टेंस वेरिएशन है। अर्थ जब भी होगा, मून अगर इसको मान लेते हैं, तो यहाँ का बॉडी जो इस तरफ है उसमें अलग फोर्स लगेगा, इस तरफ जो है उस पे अलग फोर्स लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस इन दोनों के बीच में अच्छा खासा है। तो इन दोनों के डिफरेंस के वजह से यहाँ पे टाइडल इफेक्ट होता है। इस तरफ का पार्ट ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है, इस तरफ का उतना नहीं हो पाता है। तो अर्थ थोड़ा ऐसा लंबा हो जाता है। दिखने से तो बोलने से ज्यादा डिफरेंस फील नहीं होता, पर वो वाटर बॉडीज या कोई लिक्विड ऑब्जेक्ट पे फील होता है, तो वो टाइडल इफेक्ट दिखाता है। तो इन दोनों का डिफरेंस रिलेटिव, इसका डिफरेंस में काफी बड़ा है अर्थ और मून के बीच का। पर अगर अर्थ और सन के बीच में देखेंगे तो ये दोनों, और अर्थ और सन का डिस्टेंस के हिसाब से ये डिस्टेंस काफी कम है। तो इसलिए हमें यहाँ पे टाइटल फोर्स इफेक्ट नहीं दिखाता। तो हम इसलिए यहाँ पे नहीं बोलते कि सन के केस में ज्यादा दिखा रहा है। तो अर्थ और मून में इसलिए ज्यादा है क्योंकि अर्थ और मून इज कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ, जबकि अर्थ और सन का डिस्टेंस हमारा कंपेरेबल बिल्कुल नहीं है रेडियस ऑफ अर्थ के। तो इसमें इफेक्ट कम दिखाता है। इफेक्ट जो दिखाता भी है वो इसलिए क्योंकि सन का मास बहुत ज्यादा बड़ा है, तो वो इतना फोर्स आ जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस फिर भी आ ही जाता है। तो इसलिए इसमें होता है वैसा। अब अगर आगे चलेंगे तो चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस या डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। तो जब भी हम ऊपर दूर जाएंगे कोई भी बॉडी से, तो फोर्स घटेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी घटेगा। तो ये डिक्रीजेस होगा इसका आंसर। सेकेंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी decreases with increasing depth. Assume the earth to be a sphere of uniform density। तो अगर हम नीचे जाएंगे तो फिर भी हमारा फोर्स डिक्रीज करेगा। ये इसलिए होगा क्योंकि हमने जो कैलकुलेट किया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ई डी, डेप्थ डी वाला, वो है हमारा स्मॉल जी 1 - d/r। ये है हमारा रिलेशन। तो जब हमारा डेप्थ बढ़ेगा तो ये घटना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए ये भी डिक्रीज है। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारा मास का एक लेयर को हम कैंसिल कर रहे हैं, तो वो कैंसिल हो जाएगा। थर्ड नंबर पे चलते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो मार्क कर देते हैं कौन कौन सा ऐसे डिक्रीजेस, ये भी डिक्रीजेस, और ये मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है। जी इक्वल टू कैपिटल जी m/r², मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ पे ही डिपेंड करता है। द फॉर्मूला -c कैपिटल M स्मॉल m into 1/r2 minus 1/r1 is more/less accurate than the formula mg r2 minus r1 for the difference of potential energy between 2 points r2 and r1 distance away from the। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को हम ट्रीट करते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जबकि यहाँ पे स्मॉल जी चेंज हो सकता है। तो इसमें एक्चुअली हम सब्स्टिट्यूट किए हैं एम, और मान के चले हैं कि ये जो रेडियस है यहाँ पे
वो ज्यादा बहुत ज्यादा छोटा है, आर के कंपैरिजन में ये बहुत बहुत ज्यादा छोटा है, R2 R1। वैसा मान के चलने से ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। फिर भी ये ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि इसमें कुछ भी एजम्पशन नहीं दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं 7.3 में। तो यहाँ पे पूछा है, सपोज देयर एग्जिस्ट अ प्लैनेट दैट वेंट अराउंड द सन ट्वाइस एज फास्ट एज द अर्थ, what would be its orbital size compared to Earth? तो इसमें हम केपलर लॉ यूज करेंगे, केपलर लॉ ऑफ पीरियड, या केपलर थर्ड लॉ भी बोल सकते हैं। तो उसके हिसाब से टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। 7.3, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो केस वन में T1 अगर मान के चलेंगे और R1, और केस टू में T2, तो ये होगा हमारा रिलेशन। तो इसमें हमें पूछा है कि व्हाट वुड बी द इट्स ऑर्बिटल साइज। तो T1 को हम अर्थ का मान लेते हैं, CE/RE। इसको हम प्लेनेट का मान देते हैं, जिसका प्लेनेट का। तो अगर ये ट्वाइस एज फास्ट जाएगा तो इसका टाइम पीरियड हमारे अर्थ के रोटेशन के हिसाब से आधा होगा। तो ये CE/2 होगा, TE² / 4, 4 ऊपर आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो R2³ इक्वल टू RE³ / 4। तो R2 हो जाएगा हमारा RE by 2⁻²/3। तो अगर ये देखेंगे, 4 का क्यूब रूट लगभग होगा 1/4। 0.25 का क्यूब रूट अगर देखेंगे तो ये होगा हमारा, ये हो जाएगा 0.63 टाइम्स RE। तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ द प्लैनेट, मतलब सन से इसका डिस्टेंस 0.63 टाइम्स ही है हमारे प्लैनेट के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7.4। आयो, one of the satellites of Jupiter, has orbital period 1.769 days and radius of the orbit is इतना, so that the mass of Jupiter is about 1000 that of the sun। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे टाइम पीरियड इसका इक्वल टू 1.769 डेज, और इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1.769 इंटू डेज है, मतलब 24 आवर, इंटू 3600 सेकेंड। तो इतना सेकेंड हुआ। तो ऑर्बिटल रेडियस हम इसका अगर R1 कंसिडर करेंगे तो ये होगा हमारा 4.22 इंटू 10⁸ जो यहाँ पे दिया है। तो इसको अगर हम सन के मास से कंपेयर करना चाहेंगे तो हम यूज करेंगे केपलर थर्ड लॉ को, जिसमें बोलता है T² इक्वल टू 4π² बाय GM R², R³
तो ये है केपलर लॉ का कांस्टेंट। ये अच्छा चीज है याद रखने का। तो हम इसको यूज करेंगे। और इसमें ये है मास ऑफ जुपिटर और ये है आयो का टाइम पीरियड और ये है आयो का रेडियस। फिर हम अर्थ का यूज करेंगे। टाइम पीरियड इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम सन। तो ये मास ऑफ सन हो जाएगा और ये हमारा अर्थ का सन के साथ जितना डिस्टेंस है वो हो जाएगा। तो हमको इन दोनों का कंपैरिजन चाहिए। तो इन दोनों का रेशियो अगर हम लेंगे तो T1 स्क्वायर बाई TE स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई। 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल जी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मास ऑफ सन बाय मास ऑफ जुपिटर R1 क्यूब बाय RE क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका ये है 1.769 डेज। हमारा इसका है 365 स्क्वायर। फिर ये है मास ऑफ सन बाय मास ऑफ जुपिटर। इसका रेडियस है हमारा 4.22 × 10⁸ बाय हमारा 1.5 × 10⁻11 था। तो इसका क्यूब। तो इसमें अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 10⁸ यहाँ से कटा 10⁻3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1.5 × 10⁻9 बाय 4.22 का क्यूब बाय 365। इसको 3.65 कर देते हैं। 3.65 बाय 1.769 का स्क्वायर इंटू 10⁻4। कटा ये 10⁻5 हो गया। तो फिर इनका डिफरेंस अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.5 क्यूब इंटू 1.769 स्क्वायर बाय 4.22 क्यूब इंटू 1.769। नहीं, ये होगा 3.65 स्क्वायर। तो ऐसा बड़ा बड़ा चीज अगर विदाउट कैलकुलेटर करना हो तो हम एस्टिमेट करके देख सकते हैं इंटू 10⁻5। तो ये 4 का क्यूब अगर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब 4 स्क्वायर 16 64। ये लगभग 64 होगा। और ये हो जाएगा 1.5 का क्यूब। 1.5 का क्यूब होगा हमारा 1.5 लगभग होगा 3 से 4 के आसपास। तो 3 के आसपास होगा। और ये होगा 1.7 का स्क्वायर। तो ये भी लगभग 3 के आसपास होगा। और ये होगा 3.65 का स्क्वायर। 3.6
लगभग होगा 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16, तो लगभग 12 13 के आसपास होगा। 12 मान लेते हैं, तो ये हम देख सकते हैं इसका ऑर्डर आएगा 64 into 12 by 9। ये लगभग 100 के आसपास ऑर्डर आ रहा है। तो 100 के आसपास मतलब ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 10 के आसपास। मतलब ये जुपिटर इज अबाउट, क्योंकि ये है हमारा मास ऑफ सन बाय मास ऑफ जुपिटर, तो जुपिटर 1000 ऑफ मास ऑफ सन है, ये हम प्रूव कर रहे हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7.4। आगे बढ़ते हैं। Let us assume that our galaxy contains 2.5 into 10 to the 11 stars, each of one solar mass. How long will a star at a distance 50,000 light years take to complete one revolution? तो हम जानते हैं कि केपलर लॉ यूज करेंगे। तो यहाँ पे मास इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, मास को इस तरफ ले आए और टी स्क्वायर को नीचे ले आएंगे, तो आर क्यूब बाई टी स्क्वायर जी। तो ये हो जाएगा मास ऑफ टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम 7.5 टाइम पीरियड हमारा यहाँ पे टी स्क्वायर को टी बना लिए तो वर्ड ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बाय जी एम, कैपिटल एम। तो इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा। तो इसमें वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेट करना है। 4 पाई स्क्वायर, रेडियस है 50,000 लाइट ईयर, तो 50,000 लाइट ईयर, तो 50,000 क्यूब इंटू 10, ये होता है लाइट ईयर, होता है लगभग 10 to the power 16, तो 16 का क्यूब बाय जी। जी है हमारा 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और ये है हमारा मास। मास मतलब 2.5 इंटू 10⁻11 स्टार्स हैं, और वो ईच है 1 सोलर मास, मतलब सन का मास। तो सन का मास होता है 2 into 10⁻30 kg। तो ये हो गया हमारा कैलकुलेट करने का इक्वेशन। तो इसमें हम को एक साइड में नंबर वैल्यूज लाना है और दूसरे साइड में हम टेंट गार्ड ले आएंगे, फिर देखते हैं कितना कैलकुलेट लोग आ गया है। तो इंटू 10⁻16 348, 48 इंटू 4 3 12 60 बाय 6.67 इंटू 2.5 इंटू 2 इंटू 10⁻−11, और 10⁻11 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻30। फिर ये कैंसिल करके हम 10⁻30 आ जाएगा। इसका बाहर एक हाफ टू द पावर हाफ था, ये नहीं भूलना है। तो एक्चुअल ये 10⁻15 के ऑर्डर में होगा, इसके ऊपर भी थोड़ा डिपेंड करेगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 2.5 इंटू 2 5 हो जाएगा, इन दोनों कैंसिल करके 5
ये 25, तो 25 इंटू 4 100 आ जाएगा, जो कि बाहर जाके इसमें 100 ऐड हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। पाई स्क्वायर बाय 6.67 टू द पावर हाफ इंटू 10^16 तो ये होगा पाए पाए मतलब 22/7 3.14 ये डबल है, तो ये होगा 1.57 का हाफ के लगभग बराबर, तो 1.5 मतलब ये 1.2 के आसपास होगा, तो 1.2 इंटू 10^16 के आसपास होगा आंसर। तो 7.6 चलते हैं। Choose the correct alternative if zero if the zero of potential energy is at infinity, total energy of an orbiting satellite is negative of it। तो ये हम डिस्कस किए थे, नेगेटिव ऑफ इट काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, पर नेगेटिव के energy required to launch an orbiting satellite out of Earth's gravitational influence is more less than energy required to project a stationary object at the same height। तो एक ऑर्बिटिंग सैटेलाइट का खुद का काइनेटिक एनर्जी है, और एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी नहीं है। डिस्टेंस सेम है और इसे क्योंकि हाइट सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सेम है। पर इसका अगर हमारा काइनेटिक एनर्जी इसके पास है, तो इसको कम एनर्जी चाहिए होगा, तो ये लेस होगा। नेक्स्ट 7.7 चलते हैं। तो does the escape speed of a body from Earth depend on mass of the body, the location from where it is projected, the direction of projection, height of the location from where the body is launched। तो एस्केप स्पीड हम जानते हैं, एस्केप स्पीड वी इक्वल टू √2 GRE। तो ये एस्केप स्पीड मास ऑफ बॉडी पे तो डिपेंड नहीं करता, मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करता। द लोकेशन फ्रॉम वेयर इट इज प्रोजेक्टेड, तो यहाँ पे कुछ लोकेशन पे भी फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन अगर अर्थ के सरफेस के अंदर से ना हो, तो डायरेक्शन भी यहाँ पे कुछ मैटर नहीं करता। ये तो डायरेक्टली हम एनर्जी कंजर्वेशन निकाल रहे हैं, तो ये भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाइट ऑफ द लोकेशन फ्रॉम वेयर, तो इसमें फर्क पड़ेगा क्योंकि हमारा पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा, तो ये इक्वेशन से मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये सिर्फ सरफेस ऑफ अर्थ पे ही वैलिड है, तो ये डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हम 7.8 पे चलते हैं। कॉमेट ऑर्बिट द सन इन अ हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट, डज द कॉमेट हैव अ कांस्टेंट लीनियर स्पीड। तो एक हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट में कॉमेट की अगर सन है, तो यहाँ पे कॉमेट है, तो हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट में चल रहा है, तो कांस्टेंट लीनियर स्पीड वो तो नहीं होगा, पास में ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है इसको, लॉ ऑफ एरिया के हिसाब से दूर में हमारा कम एरिया कवर होगा, तो एरिया तो सेम कवर होगा सेम टाइम में, पर ये ऊपर का अगर हम देखेंगे डिस्टेंस, तो यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे कम, मतलब यहाँ पे कॉमेट फास्ट कर रहा है। तो
कांस्टेंट ये तो नहीं है। एंगुलर स्पीड देखेंगे तो वो भी कांस्टेंट नहीं है, सेम टाइम में इतना कवर करना या सेम टाइम में इतना कवर करना, इसमें अगर देखेंगे तो वो भी अलग है, तो एंगुलर स्पीड भी हमारा कांस्टेंट तो नहीं है। तो फिर एंगुलर मोमेंटम देखेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है, तो वो तो वैलिड है। फिर काइनेटिक एनर्जी तो स्पीड पे डिपेंड करता है, स्पीड चेंज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। पोटेंशियल एनर्जी तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, तो ये भी चेंज होगा। टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। तो ये हो गया 7.8। 7.9 चलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज लाइकली टू अफेक्ट एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस? स्वोलन फीट। तो एस्ट्रोनॉट के लिए हमारा जी का वेरिएशन होता है। फ्री फॉल होता है। तो जब हम अर्थ के ऊपर होते हैं तो हमारे ऊपर एक कांस्टेंट जी लग रहा होता है, तो हमारा बॉडी का ब्लड भी नीचे की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो जब हम स्पेस में होंगे तो कोई भी जी नहीं होगा, तो वो बॉडी का ब्लड हम चारों तरफ हमारा फैलता है, तो हमारा बॉडी इस एनवायरनमेंट में एक्वेंटेड है, इसमें नहीं है, तो हमारा पीठ पे ज्यादा ब्लड नहीं जाएगा, सिर पे ज्यादा ब्लड जाएगा, तो वो सब प्रॉब्लम होगा। स्वोलन पीठ होगा, स्वोलन फेस होगा, हेडेक होगा, ओरिएंटेशनल प्रॉब्लम होगा, ये सारा चीज हो सकता है। तो ये सारा प्रॉब्लम हो सकता है। ये इसलिए स्वोलन पीठ होता है क्योंकि हमारा ब्लड अगर मान लो कि ये ज्यादा रोटेशन हो रहा है कोई जगह पे, तो पीठ के तरफ ज्यादा ब्लड जा सकता है। तो स्वोलन पीठ का चांस कम है, पर वो भी होगा। स्वोलन फेस होगा, हेडेक होगा, ओरिएंटेशनल प्रॉब्लम सब होगा यहाँ पे। तो फिर 7.10 में जाते हैं। इन द फॉलोइंग टू एक्सरसाइजेस चूज द करेक्ट ऑप्शन अमंग द given one. The gravitational intensity at the center of a hemispherical sphere cell of a uniform mass density has direction in। ओके, तो इसमें हमको देखना है कि किस तरफ हमारा जा रहा है। सेंटर पे हमारा किस तरफ है, तो हम जानते हैं एक हॉलो स्फीयर में पोटेंशियल का अगर हम ग्राफ देखेंगे, तो अगर ये डिस्टेंस जीरो है, ये आर है, इस तरफ इंफिनिटी है, और ये नेगेटिव एक्सिस है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, आर के बाद डिक्रीज करता है अपना 1/r के हिसाब से। तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, यानी ये फुल हॉलो हेमिस्फीयर के लिए है। हाफ के लिए हम निकालेंगे, तो ये फुल के लिए हमारे यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, वर्क डन जीरो रहेगा कोई भी पार्टिकल का एक्सचेंज में। तो जब एक हाफ को हम निकालते हैं तो सिर्फ उन दोनों के वजह से जो डिफरेंस था वो ही क्रिएट होगा, मतलब वो एक ही एक्सिस के तरफ ही होगा, क्योंकि ये इस एक्सिस की तरफ अगर देखेंगे तो डिफरेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास तो चेंज नहीं हुआ, पर इस एक्सिस की तरफ अगर देखेंगे तो वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे बोला है कि
इन ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी किस तरफ है, तो ये नीचे की तरफ होगा क्योंकि सारा मास नीचे की तरफ है। तो इसका आंसर होगा सी। ये सी है ना, हाँ, तो ये सी होगा इसका आंसर। फिर 7.11 पे चलते हैं। फॉर द प्रॉब्लम द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट आर्बिटरी पॉइंट सी इज इंडिकेटेड बाय द एरो। तो यहाँ पे भी अगर देखोगे तो हम ये जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो भी ले लो तो उसके अलोंग डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हुआ है। तो हॉरिजॉन्टली हमारा कुछ भी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे भी नीचे जाएगा, तो ये ई है, तो यहाँ पे ई डायरेक्शन में ये पॉइंट करेगा ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। फिर हम 7.12 को चलते हैं। रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम अर्थ टुवर्ड्स सन एट व्हाट डिस्टेंस? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द रॉकेट जीरो? तो इसके लिए हमको कुछ नहीं करना। फोर्स ड्यू टू अर्थ इक्वल टू फोर्स ड्यू टू सन, ये जब होगा तब वो नेट जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये होगा जी कैपिटल एन ई बाय डिस्टेंस एक्स मान लेते तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ सन बाय डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन माइनस एक्स का स्क्वायर। ऐसा होगा। इसमें स्मॉल एम भी मल्टीप्लाई होगा। ये हो गया फोर्स ऐसी, और ये है ऐसी, तो ये अर्थ के साथ जितना डिस्टेंस में है। फिर हम कैंसिल करते हैं, जी और स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा। तो डी माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम एस बाय एम ई। तो ये हो जाएगा एम एस बाय एम ई। हमारा कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 × 10⁻30 बाय 6 × 10⁻24। तो ये है 10⁻6/3। तो डी माइनस एक्स बाय एक्स इक्वल टू 10⁻3/√3। तो कैलकुलेट करेंगे। √3D माइनस √3x इक्वल टू 10⁻3x। तो √3 इस तरफ लाएंगे तो ये √3D इक्वल टू 10⁻3 प्लस √3x। तो x है हमारा √3/1000 प्लस √3 टाइम्स ऑफ d। तो 1000 के सामने √3 फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए अप्रोक्सीमेटली हम कैंसिल कर देते हैं। तो √3/1000 इंटू डी, डी है हमारा 1.5 इंटू 10⁻11। ये हो जाएगा 1.5 इंटू 1.7 लगभग हो जाएगा 3 नहीं होगा, ये 3 से कम होगा। 3 लगभग हो जाएगा 2.6 के आसपास। 2.6 इंटू 10⁻8 मीटर, ये हो जाएगा डिस्टेंस। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7.13। हाउ
will you weight the sun, that is estimate its mass? The mean orbital radius of the earth around the sun is 1.5 into 10⁸ किलोमीटर। तो यहाँ पे एस्टिमेट अगर करना है हमें, तो हम केपलर का थर्ड लॉ फिर से यहाँ पे लगा सकते हैं, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर कैपिटल जी एम एस, ये अर्थ के लिए हो जाएगा आर क्यूब। तो मास ऑफ सन इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन का क्यूब 1.5 क्यूब इंटू 10⁻³ बाय जी 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू टी स्क्वायर। तो टाइम पीरियड हमारा 365 डेज है, तो 365 इंटू 24 इंटू 3600 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा मास ऑफ सन। ये अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमें अगर अप्रोक्सीमेटली देखना है तो ये आएगा 4 पाई स्क्वायर टू 1.5 क्यूब बाय 6.67 इंटू 3.65 स्क्वायर इंटू 2.4 स्क्वायर इंटू 3.6 स्क्वायर। तो ऐसा करने से हमारा 10⁻³ होगा 33 प्लस 11, यहाँ पे 2 प्लस 1 3 4 5 6 माइनस 12। तो ये आएगा 10⁻32। फिर इन सबको देखना है जल्दी से, तो ये है 4 पाई स्क्वायर, पाई है 3.14, तो 3.14 इंटू 4 करने से अगर इन सबका देखोगे तो ये लगभग 4 इंटू 3 इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली इंटीजर जो सबसे पास है वो ले रहे हैं। तो 3 इंटू 3 इंटू 2 बाय 7 इंटू 4 स्क्वायर 16 इंटू 2 स्क्वायर 4 इंटू 4 स्क्वायर। तो ये इसका आसपास ये आएगा, तो ये 4 कैंसल, 2 क्यूब 8 के टाइम्स में करने से ये 2, तो 9 बाय 4 स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 32, 32 7, 32 इंटू 7 आएगा 32 7 200 224। तो ये हो जाएगा 224 इंटू 10,000। ये लगभग होगा, अगर इसको देखोगे तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 900 बाई 224 इंटू 10,030।
ये आएगा लगभग 3 × 10⁻30 के आसपास। तो ये काफी नियर है हमारे वैल्यू से, जो कि है 2 × 10⁻30 किलोग्राम। ये है सन का एक्चुअल। तो मतलब यहाँ पे और थोड़ा पास हम कर सकते थे, पर ये भी हम ऑर्डर निकालने के लिए ऐसा टेक्निक यूज कर सकते हैं। इससे ऑर्डर निकल जाएगा, पर सामने का वैल्यू हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो हमारा वैल्यू यहाँ पे 2 × 10⁻30 आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7 × 10⁻14 पे। तो Saturn year is 29.5 times that of Earth year. How far is Saturn from the sun if Earth is okay? तो ये इसमें भी हम E स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब इक्वेशन लगाएंगे। तो T1 हमारा है 1 ईयर, 1 ईयर का स्क्वायर, और ये है हमारा 29.5 ईयर का स्क्वायर। तो ये अगर है हमारा 1.5 इंटू 10⁻8 किलोमीटर है, 11 मीटर का क्यूब, और ये आर क्यूब। तो हमें डिस्टेंस निकालना है। तो आर हो जाएगा, ये सिंपल कैलकुलेशन से निकल जाएगा, 29.5 टू द पावर 2/3 इंटू 1.5 इंटू 10⁻11। तो 29.5 टू द पावर 2/3 निकालना है। तो 29.5 है 729 है हमारा 27 का, 28 9 क्यूब है ना। तो 9 पॉइंट कितना टाइम होगा, 9 पॉइंट, ये कितना टाइम से होगा। हम्म, 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 तो 15 इंटू, ये लगभग हो जाएगा 135। तो ये 1.4 इंटू 10⁻12 मीटर के आसपास हो जाएगा हमारा रेडियस। तो भी थोड़ा बड़ा हो सकता है। फिर हम 10.15 पे चलते हैं। बॉडी वेट 63 न्यूटन on the surface of Earth. What is the gravitational force on it due to Earth at a height equal to half radius of Earth? तो अगर ये अर्थ है, रेडियस आर, तो ये r/2 और भी हाइट ऊपर गया है। तो हम यहाँ पे जानते हैं जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर, मतलब जो सरफेस पे था वो है फोर्स हमारा 69 न्यूटन। अब जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर प्लस r/2 का स्क्वायर, मतलब 3r/2, 9r² बाय 4, 4 ऊपर जाएगा। तो ये कितना है, तो ये सिंपल है, इसमें 4/9 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वल टू 4/9 टाइम्स 63, 9 7 63, 10 4 28 न्यूटन, मतलब फोर्स यहाँ पे 28 न्यूटन का हो। तो ये 28 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे लगेगा। चलते हैं। Assuming the Earth to be a sphere of uniform mass density, how much would a body weight half down the center of the Earth?
if it weighted 250 Newton on the surface. तो हाफ बॉडी ऑफ अर्थ में तो इसके लिए हम यूज करेंगे जी का एक्सप्रेशन, जी एट डेप्थ डी इक्वल टू जी एट सरफेस 1 - d/r। तो इसके बाद हमारा फोर्स यहाँ पे होगा mg के बराबर। तो सरफेस पे mg था, एट डेप्थ डी हो जाएगा mg फंक्शन ऑफ डी। तो यहाँ पे हमारा 250 न्यूटन था, ये 250 न्यूटन था। एम जी डी डेप्थ डी में अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा एम जी टाइम्स 1 - d/r। तो डेप्थ यहाँ पे दिया है हमें तो हाफ डाउन, तो मतलब आधा डिस्टेंस यहाँ पे कर, ये d इक्वल टू r/2 हो जाएगा, इक्वल टू r/2। तो r कैंसिल, ये हाफ हो गया, तो ये इक्वल टू mg/2 हो जाएगा। मतलब ये है 125 न्यूटन। तो ये वेट हो जाएगा 125 न्यूटन के बराबर। फिर चलते हैं 7.17 पे। A rocket is fired vertically with a speed 5 km per second from the Earth's surface. How far from Earth does the rocket go before returning to the Earth? Okay, तो इसके लिए हम यूज करेंगे एनर्जी इक्वेशन। अर्थ के ऊपर ये वर्टिकली फायर किया गया वेलोसिटी v के साथ। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी था जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, डिस्टेंस ये आर हो गया। फिर यहाँ पे पूछा है हाउ फार डज द रॉकेट गो फ्रॉम द अर्थ। अच्छा, तो ये टोटल डिस्टेंस हम डी मान देते हैं। फाइनल जहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, ये रुक जाएगा एक जगह पे जीरो वेलोसिटी, जिसके बाद गिरना स्टार्ट करेगा। तो इसके साथ यहाँ पे इनिशियली एक काइनेटिक एनर्जी था और ये एनर्जी कंजर्व होगा। यहाँ डिस्टेंस डी में इसका पोटेंशियल एनर्जी है जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय डी, और काइनेटिक एनर्जी है जीरो। तो यहाँ से हमें डी निकालना है। तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1/r माइनस 1/d। स्मॉल एम यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो ठीक रहेगा। तो वी स्क्वायर बाय 2gm इक्वल टू डी माइनस आर बाय आर डी। तो यहाँ से हमें सिर्फ डी का वैल्यू निकालना है, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगा, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा आर डी, इस तरफ मल्टीप्लाई आर कैपिटल आर डी। तो डी इक्वल टू आर बाय 1 - ई स्क्वायर आर बाय 2gm। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस डी।
इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 GM/r, यहाँ पे 2 GM को इस तरफ मल्टीप्लाई करके अगर हम करेंगे, इसको पहले कन्वर्ट कर देते हैं, स्मॉल g इक्वल टू जी कैपिटल M बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से GM को हटा देते हैं, कैलकुलेशन आसान रहेगा। तो d इक्वल टू r बाय 1 माइनस v स्क्वायर बाय 2 GM/r, GM/r इक्वल टू GR, 2GR। तो ये हो गया d इक्वल टू 2GR स्क्वायर बाय 2GR माइनस v स्क्वायर। तो एक्चुअली इसको अगर हमको और भी आसानी से करना है तो हम जानते हैं √2GR है हमारा एस्केप वेलोसिटी, जो कि है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और SI यूनिट में इसको हम लिख सकते हैं 11,200 मीटर पर सेकेंड। तो हम इसको यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 11,200 का स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, यहाँ पे कितना दिया है 6.4 इंटू 10⁻⁶ बाय 11,200 का स्क्वायर माइनस 5 किलोमीटर था ना, 5 किलोमीटर पर सेकेंड, तो 5,000 का स्क्वायर। तो इसमें अगर हम 10⁻⁶ को कैंसल करने के लिए नीचे से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 11.2 का स्क्वायर इंटू 6.4 इंटू 10⁻⁶ बाय 11.2 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 11.2। तो कैलकुलेट करने से ये आएगा 11.2 ये आएगा 100 आ जाएगा, नीचे लगभग 100 आएगा, 100.44। तो उसको इग्नोर करके 100, ये यहाँ से इस तरफ से कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल 10⁻⁴ और 11.2 का स्क्वायर 11.2 ये आएगा 800 के आसपास। तो ये 8 इंटू 10⁻⁶ मीटर के आसपास आएगा डिस्टेंस। ये हो जाएगा हमारा आंसर इसका। 17.8 पे चलते हैं अब। 7.18। So escape speed from a projectile from Earth is 11.2 kilometer per second. A body is projected with KI with this speed. What is the speed of the body far away from the Earth? तो हम ये जानते हैं कि अगर हम हाफ mv स्क्वायर से लॉन्च करेंगे v स्क्वायर, तो इंफिनिटी में हमारा एनर्जी 0 होगा। तो मतलब अर्थ के सरफेस से इतना एनर्जी हमें पोटेंशियल के रूप में देना पड़ रहा है। तो अगर हाफ एम 3v का स्क्वायर मतलब 9 mve स्क्वायर से लॉन्च किया जाए
तो इन्फिनिटी में हम जानते हैं माइनस होगा यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 mv²। इन्फिनिटी में इतना काइनेटिक एनर्जी है, तो स्पीड हो जाएगा ये इक्वल टू ½ mv² इक्वल टू 4 mve²। तो m कैंसल, v² इक्वल टू 8, मतलब v इक्वल टू 2√2 टाइम्स एस्केप वेलोसिटी। ये हो जाएगा हमारा 1.4 इंटू 11.2, ये हो जाएगा हमारा 32 km/s के आसपास। ये है हमारा। अब चलते हैं 7.19 को। A satellite orbits the Earth at height of 400 km above surface. How much energy must be expended to rocket the satellite out of Earth's gravitational influence? तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल एनर्जी पहले उस सैटेलाइट का देखना पड़ेगा, जो कि है हमारा Gm बाय r+h। और काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं कि इसका आधा होगा, पॉजिटिव में होगा, और टोटल एनर्जी इतना होगा। ये है टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में ये हाफ नहीं होता, तो ऑर्बिट कर रहा है तो हाफ सामने आएगा टोटल एनर्जी के। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी के सामने ये हाफ आ गया, ये टोटल एनर्जी है। तो इतना एनर्जी हमें चाहिए अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से निकालने के लिए। तो ये है हमारा हाफ जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 कैपिटल एम 6 इंटू 10⁻24। मास ऑफ सैटेलाइट है 200 kg बाय r+h। तो 400 किलोमीटर ऊपर है, तो 6.46400 है। तो ये 6800 हो जाएगा। तो ये 6.8 इंटू 10⁻6 मीटर, ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल। तो कैलकुलेशन करते हैं। 6.67 इंटू 6 इंटू 2 बाय 2 इंटू 6.8 इंटू 10⁻⁻11 +24, ये हो जाएगा 13। 13 + 2 15, 15 - 6 9 9। तो यहाँ से 2 कैंसिल, ये लगभग कैंसिल, मतलब ये होगा 5 पॉइंट कितना एक होगा, 5.9 के आसपास होगा। 5.9 इंटू 10⁻9 जूल। तो ये हो जाएगा आंसर। अब 7.20 पे चलते हैं। Two stars, each of one solar mass, are approaching each other for head-on collision. When they are at a distance 10⁻⁹ kilometers, their speed are negligible. What is the speed with which they collide? तो पहले स्टार्स थे, उनके बीच में डिस्टेंस है d, फिर कोलाइड
जस्ट होने से पहले उनके बीच में डिस्टेंस हो जाएगा 2r। तो ये डिस्टेंस से पोटेंशियल एनर्जी बना, जो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। तो स्पीड इन दोनों का एक होगा v। v क्योंकि सेम मास का है तो दोनों का स्पीड सेम होगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की वजह से v और v स्पीड से जा रहे हैं। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा हमारा माइनस जी कैपिटल एम स्क्वायर बाय डी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी जीरो इक्वल टू फाइनल माइनस जी कैपिटल एम स्क्वायर, ये डी होगा फिर, और ये होगा 2r प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, दोनों का होगा तो ये एम पी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से एक एम कैंसिल कर सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू जी कैपिटल एम 1/2r माइनस 1/d। तो v इक्वल टू इसका रूट हो जाएगा, इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो g है हमारा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू कैपिटल में है 2 इंटू 10⁻30 1/2r। तो 1/2r है हमारा रेडियस। रेडियस है 10⁻⁴ 2 इंटू 10⁻⁴ माइनस 1/10⁹। ये किलोमीटर में है तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा हमारा 7 मीटर में कन्वर्ट करने से। तो अगर हम 10⁸ हम मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, इसमें बाहर रूट भी है, तो ये 2019 तो हो जाएगा 19। फिर यहाँ पे अंदर हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं 10⁸, तो 10⁸ 10⁸8, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये कट के ये 10⁻⁻4 होगा, तो ये इग्नोरेबल है इसके सामने। ये यहाँ से कैंसिल होकर ये 5 हो जाएगा, ये इग्नोर कर सकते हैं, तो ये 5 अंदर का वैल्यू हो जाएगा। तो 5 इंटू टू 10 10⁻12, तो ये रूट 6.67 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ये होगा आंसर। तो रूट ओवर इसका होगा लगभग 2.3 के बराबर, 2.3 नहीं 2.4, 2.4 या 2.5 के बराबर, 2.5 2.25 स्क्वायर 6.25, तो 2.5 से थोड़ा बड़ा होगा, तो ये आंसर होगा 2.5 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7.21. Two heavy sphere each of mass 100 kg and radius 0.1 meter are placed 1 meter apart on horizontal table. What is the gravitational force and potential at the midpoint of the line joining the center of the sphere? Is an object placed at the point in equilibrium? अच्छा, तो दो 100 kg का मास है, सेंटर में अगर हम देखेंगे ये सेंटर है, तो फोर्स इसके वजह से जितना है इसके वजह से भी उतना होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है, का मास सेम है, तो इस तरफ gm/r², इस तरफ भी gm/r² लगेगा। तो सेंटर में फोर्स इक्वल टू 0 होगा। पोटेंशियल इन दोनों का ऐड हो रहा है, तो वो चलेगा G∠M/r, 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -6.67 इंटू 10⁻⁻11 टाइम्स m। m है 100 kg बाय r, डिस्टेंस है 0.1, 0.1 है रेडियस, रेडियस नहीं, यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए 1 मीटर अपार्ट, मतलब ये है 0.5 होगा डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा हमारा 2, ऊपर आने से ये 2 हो जाएगा -400 इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, जो कि हो जाएगा -2.67 इंटू 10⁻⁻8 जूल पर केजी। तो बीच में अगर कोई पार्टिकल होगा, इन दोनों तरफ फोर्स सेम है, तो ये इक्विलिब्रियम पे होगा, पर अगर देखेंगे तो ये इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा। अगर इस तरफ थोड़ा भी आया तो इस तरफ का फोर्स ज्यादा हो जाएगा और ये इस तरफ चलता चला जाएगा, वैसे ही इस तरफ आएगा तो ये इस तरफ ही चला जाएगा, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, थोड़ा भी हिलेगा तो ये उस तरफ ही चला जाएगा। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।